हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है दैट इज़ क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं CNLRM। लास्ट जो चैप्टर था उस पर हमने पढ़ा है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे सिर्फ एक नया वर्ड ऐड हुआ दैट इज़ नॉर्मल। इसके पीछे हमारा रीज़न है ऐड करने के पीछे, क्योंकि हम इस चैप्टर में नॉर्मल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की, यहाँ पे हम नॉर्मल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो देखो, अभी तक चैप्टर 3 तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है बेसिकली। एक बार हम पूरा रिकैप कर लेते हैं कि चैप्टर 3 तक हमारा मेन एजेंडा क्या था। सो चैप्टर 3 तक हमारा मेन एजेंडा ये था, हमने फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर टू थर्ड चैप्टर हमने ये देखा है कि हमारे पास एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है, एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है, और उस थ्योरी को क्या करते हैं हम, फिर कोशिश करते हैं कि हम इसको इकोनोमेट्रिक्स में मैथमेटिकली और डेटा के साथ उस थ्योरी को हम प्रूफ कर पाएँ। सो बेसिकली जब हम स्टैट्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो इक्वेशंस आएंगी हमारी। सो इकोनॉमिक थ्योरी को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं किस में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। और जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करने के बाद हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स, और जहाँ स्टैटिस्टिक्स आ जाता है वहीं रोल आ जाता है डेटा का। और स्टैटिस्टिक्स में हमें ये पता चलता है कि हम एक्चुअल में तो इतनी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए हमें, दिस इज़ आवर पॉपुलेशन, बट बिकॉज ऑफ द अनेबिलिटी हम लोग नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। तो जनरली स्टैटिस्टिक्स में हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम सैम्पल डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। ये इस साइज़ का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ दिस साइज़। ये तो हमने ये देखा, जब हम इकोनॉमिक थ्योरी से मैथमेटिकल थ्योरी पे आए और फिर स्टैटिस्टिकल थ्योरी पे आए, तो हमारी एक्चुअल में जो इक्वेशन थी इट वाज लुकिंग लाइक दिस प्लस UI। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है, ये हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था। हमें एक्चुअल में तो यही चाहिए, बट हम क्योंकि पूरा डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, हम सैम्पल की बात करते हैं, तो हम एस्टिमेट करते हैं सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन विच इज़ yi हैट β1 हैट β2 हैट xi प्लस UI हैट। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, और ये हमारा होता है सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। अब ये हमें कैलकुलेट करने के लिए इस पे डिपेंड है, दिस इज़ द एस्टिमेटर, this is the estimator of yi, β1 hat is the estimator of β1, β2 hat is the estimator of β2, और ui hat is the estimator of ui। तो हम ये निकालने के लिए इसको एस्टिमेट करते हैं। तो हमने पढ़ा था एस्टिमेशन। सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हमने कंटिन्यू करते करते देखा कि भाई कुछ अजम्पशंस भी हम लेते हैं, और जिसको हमने बोला अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हमने बहुत सारी अजम्पशंस देखी थी। और उससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी दैट वाज OLS एस्टिमेटर, OLS एस्टिमेटर। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें yi हैट चाहिए, हमें β1 हैट चाहिए और β2 हैट चाहिए। तो OLS एस्टिमेशन के थ्रू हमने क्या किया, β1 हैट और β2 हैट की वैल्यूज़ को डिराइव किया, जिससे कि हमारी वैल्यूज़ ये आई थी। एज़ फार एज यू रिमेंबर, ये वैल्यूज़ आ गई थी हमारी। β2 की वैल्यू थी समेशन xi yi समेशन xi का होल स्क्वायर। सो दीज वर द वैल्यूज़। इतना हम कर चुके हैं, ये हम वैल्यूज़ अब तक क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। सो इतना पार्ट हमारा जो था ये एस्टिमेशन वाला पार्ट था। अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली
हमारा पूरा का पूरा जो इकोनोमेट्रिक्स है वो इस चीज़ पे डिपेंड करे कि आप अपने मॉडल से क्या इन्फेरेंस निकालने वाले हो, क्या स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस निकालने वाले हो। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस निकालने वाले हो तो आपको क्या करना है, जो ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। आप 2 तरीके से इसको निकाल सकते हो। एक तो एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करो, एस्टिमेट कर लो उन वैल्यूज़ को, जो कि हमने कर लिया ऑलरेडी β1 और β2 के वैल्यूज़ को। और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होंगी। तो यूज़ इन्हीं का होना है, बस उसमें एक इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया है एस्टिमेशन में, टिल नाउ हमने क्या किया है, हमने मेथड ऑफ OLS को यूज़ करते हुए हमने क्या क्या पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को निकाला है। हमने β1, β2 और सिग्मा स्क्वायर इसको क्या किया है, इसको एस्टिमेट किया है, इनकी वैल्यूज़ को एस्टिमेट किया है बेस्ड ऑन द इनके एस्टिमेटर्स। जैसे β1 का एस्टिमेटर β1 हैट, β2 का एस्टिमेटर β2 हैट और इसका क्या था सिग्मा हैट स्क्वायर। यही हमने किया था अब तक। और अंडर द अजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने क्या किया, वी वर एबल टू शो द एस्टिमेटर्स। हमने सारे एस्टिमेटर्स की वैल्यू हमारे पास थी ऑलरेडी, सबकी हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब क्या है नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो ये था कि भाई ये सारे के सारे जो एस्टिमेटर्स आए हैं हमें ये पता चला था कि ये फॉलो करते हैं ब्लू, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है गॉस मार्कव थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे बेस्ट होते हैं, लीनियर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये जो एस्टिमेटर्स हैं ये ब्लू होते हैं, ये हमने देखा। तो अभी तक हमने आधा काम कर लिया है एस्टिमेशन वाला पार्ट। अगर आप मान के चलो आपका ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पूरा 100% टॉपिक है तो 50% हम कवर कर चुके हैं एस्टिमेशन में। अब नेक्स्ट जो 50% है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वो हमें यहाँ देखना है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ SRF निकालना नहीं है, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन विच इज़ yi hat is equal to β1 hat प्लस β2 hat xi ui hat, सिर्फ यहाँ तक नहीं है हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो PRF निकालने का है ना, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये देने की कोशिश करेंगे। सो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, PRF को एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन SRF। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट, हाउ क्लोज β1 hat is to the true β1। हमें अब ये देखना है कि ये जो β1 hat की वैल्यू हमने OLS एस्टिमेटर्स को यूज़ करते हुए निकाली है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू ये ट्रू वैल्यू के बराबर है या नहीं है। ट्रू β1 और β1 hat का मतलब क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर है जो आपकी इक्वेशन है yi इज इक्वल टू β1 β2 xi प्लस ui, दिस इज पॉपुलेशन पैरामीटर राइट। yi hat इज इक्वल टू β1 β2 xi प्लस ui, ये हैट जो वैल्यू है सारी हमारी SRF की वैल्यूज़ हैं। सो हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो वैल्यू आई है ये इसके, क्योंकि ये β1 जो है, β1 की वैल्यू हम इससे एस्टिमेट करने वाले हैं ना, तो β1 की जो वैल्यू आई है वो ट्रू β1 के कितने क्लोज है, एग्जैक्ट है, क्लोज है, कितना क्लोज है, ये जानने की कोशिश करनी है हमें। और ये हम किसकी हेल्प से जान सकते हैं, ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हेल्प से जज करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहला जो इसमें सेक्शन है दैट इज द प्रोबेबिलिटी distribution of disturbances UI। हमें UI का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सबसे पहले तो देखते हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपने स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सुने होंगे, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, और इसके साथ साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, काई स्क्वायर सुना होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ये इनके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन म्यू और सिग्मा स्क्वायर पे डिपेंड करता है, सिग्मा पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल मीन पे डिपेंड करता है। बाइनोमियल आपका पी और क्यू पे डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म ए और बी पे डिपेंड करता है। पॉइजन आपका आई थिंक मीन और मीन पे ही इसका एक ही पैरामीटर होता है। काई स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं। ये नॉर्मल, ये डिफरेंट आपके वो है डिस्ट्रीब्यूशन हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है, हम ये देखने वाले हैं जो आपका डिस्टर्बेंस टर्म है यूआई, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और हम ये स्पेसिफिकली यूआई के डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही क्यों कर रहे हैं, वाई नॉट बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई वाई आई, सिर्फ यूआई की बात क्यों कर रहे हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन टू एनकाउंटर। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने एक वैल्यू निकाली थी पिछले सेक्शन में बीटा 2 हैट की, विच इज समेशन के आई कैपिटल वाई आई। ये सब लोग फेमिलियर होंगे, जिसने भी पीछे का लेक्चर देखा है वो सब फेमिलियर होंगे कि बीटा 2 हैट की वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो के आई है वो क्या होता है, के आई होता है आपका स्मॉल एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर। और स्मॉल एक्स आई याद होना चाहिए सबको, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार होता है। ये वैल्यू है हमारी। अब एक चीज़ हमें पता है, ये जो एक्स है यहाँ पे, दीज आर नॉन स्टोकास्टिक। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब है रैंडम नहीं है या फिर ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यूज़ इनकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे व्हेन एक्स आर नॉन स्टोकास्टिक, तो बीटा 2 हैट इज़ अ लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन है किसका, वाई आई का। ये हमने लीनियरिटी में भी प्रूव किया था। अब बाय अजम्पशन अगर हम वाई आई की वैल्यू को देखें, वाई आई पॉपुलेशन पैरामीटर यूज़ हो रहा है, विच इज़ बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई होता है। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं बीटा 2 हैट में वापस से, इसकी समेशन के आई बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे आपके जो के आई है, जो बीटा 1 है और बीटा 2 है, दीज ऑल आर फिक्स्ड। ये फिक्स्ड हैं क्योंकि इनको हम कैलकुलेट करके एक नंबर में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो आपका जो बीटा 2 है इज़ अल्टीमेटली, अब बचा क्या आपके पास जो आपको नहीं पता है, विच इज़ यू आई। बाकी सब चीज़ें तो पता है, वाई आई एक्स आई की आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यू आई आपको नहीं पता। सो यहाँ पे आपका जो बीटा 2 हैट है इज़ अ linear function of variable ui। ये ui का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ, ओहो सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ui यहाँ पे, और कुछ हमारे पास बचा नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा 2 हैट विल डिपेंड ऑन द अजम्पशन मेड अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू आई। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उसका पड़ा जाएगा जो कि हमारे लिए, जो हम निकालना चाह रहे हैं, जिस पे हमारा मेन फोकस है। ये चीज़ें तो हमें मॉडल में मिल रही हैं, यू आई नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या एक रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, आवर रिजल्ट इज दैट कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 का अगर आपको निकालना है,
probability distribution of beta 2 hat. सो ये क्या है, बीटा 2 हैट का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अजम्पशंस मेड फॉर ui. आपने ui के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या अजम्पशन ली है, वही अजम्पशंस आपको बीटा 2 हैट के लिए भी लेनी पड़ेगी. हम बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, देखो हेडिंग दोबारा देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस देखना चाह रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बीटा 2 जो है, बीटा 2 हैट हमारा है, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. तो उसको जानने के लिए हमें पहले ui पे फोकस करना पड़ेगा कि ui कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. डायरेक्टली हम नहीं अपनी मर्जी से कह सकते कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि बीटा 2 हैट जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई अपनी मर्जी चल रही है कि आप कोई भी फंक्शन क्या कर सकते हो या कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हो. यू हैव टू बेसिकली सी थ्रू इट कि इक्वेशन में क्या चीज़ क्या किस तरीके से आ रही है. तो आपने देखा कि बाकी सारी वैल्यूज हैं, बीटा 1 बीटा 2 xi ki, ये सारी फिक्स्ड हैं, बट ui जो है वो फिक्स नहीं है. सो ui पे डिपेंड करता है आपका बीटा 2 हैट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा. इट विल डिपेंड ऑन ui. सो अब पहले ui पे फोकस करते हैं हम कि ui का क्या होगा. अब यहाँ पे द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम OLS की देखते हैं तो हमें पॉपुलेशन वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा. सारी पॉपुलेशन वैल्यूज़ क्या हैं, सैम्पल वैल्यूज़ क्या हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज़, हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. पॉपुलेशन वैल्यू से xi आ जाएगा, yi आ जाएगा, बीटा 1 आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा एस्टिमेटर निकाल के, बट डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे ui के थ्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. द नॉर्मेलिटी assumption for ui. अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हेडिंग से ही इट इज़ वेरी क्लियर कि ui हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मेलिटी अजम्पशन लेके चल रहा है. क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में भी हमने कुछ अजम्पशंस देख ली थी. तो क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये अज्यूम कर द CNLRM जो मॉडल है आपका, वो ये अज्यूम करता है दैट ईच ui क्या होगा, ईच ui इज distributed normally with. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, आपका क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहता है जो ui है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जो इसकी मीन होगी. जब भी आप किसी चीज़ की मीन निकालते हैं इट मीन्स आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपने बहुत बार यूज़ किया होगा मीन की जगह पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui मीन क्या होगी, इसकी 0 होगी. सबसे पहली कंडीशन नॉर्मेलिटी की. दूसरा वेरिएंस क्या होगा इसका, वेरिएंस ये भी हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में पढ़ा था. वेरिएंस के लिए आपने जब प्रूफ भी किया था तो फार्मूला याद होगा, हम इस टाइप का फार्मूला कुछ यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फार्मूला, ये आपकी नोटेशन है. और वेरिएंस एक्चुअल में होगा कितना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ui², और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी σ². मीन 0 होगा, वेरिएंस क्या होगा, σ² होगा. और कोवेरिएंस क्या होगा, दिस वॉज ऑल्सो द अजम्पशन. कोवेरिएंस दो एरर टर्म के बीच में 0 होता है. इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ui माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui, फिर uj माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ uj. दिस इज कोवेरिएंस. और कोवेरिएंस आपका इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, which is equal to 0 where I is not equal to j. सो ये तीन चीज़ें आपका जो ui है, यहाँ से मेन हमारा कंसर्न क्या है, जो ui है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन क्या है उसकी 0 है, वेरिएंस क्या है σ² है, कोवेरिएंस क्या है 0 है.
सो हाउ डू वी राइट इट, हम इसको नोटेशन वाइज किस तरीके से लिखते हैं, जो आपका यू आई है ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ज़ीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। दो पैरामीटर्स हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ मीन आता है पहले नंबर पे, यहाँ सिग्मा स्क्वायर आता है। इसको हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं, आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे सिग्मा स्क्वायर ज़ीरो, नहीं। फर्स्ट वैल्यू आपके फंक्शन ना ऑलरेडी डिफाइंड है स्टैटिस्टिक्स में, तो जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको इस तरीके से लिखते हैं। वेरिएंस उसका इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे वेरिएंस लिखा जाएगा, पहले आएगा ज़ीरो दैट इज मीन और वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर। तो हमेशा इसको इसी वे में लिखेंगे, ये याद रखना, देयर इज़ नो अदर वे टू राइट इट। सो ये क्या बता रहा है, दिस टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि यू आई जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली, एन बता रहा है नॉर्मली, जहाँ पे उसकी मीन कितनी है, ज़ीरो है, और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर है। आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये रीड करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें रीड करना भी सीख जाओगे तो बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन में भी। अब ये इस तरीके से लिख दिया गया, आधे बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये क्या बोल गए, तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमें ये बता रहे हैं जो एरर टर्म है आपकी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबको क्लियर है। एक और चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ यू आई, और जो यू जे है वो अनकोरिलेटेड है, ये हमें पता चल गया। तो ये यू आई और यू जे जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं, तो हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, आपका जो यू आई है इट इज़ नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको इस तरीके से भी है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, मेजॉरिटी आपको यही देखने को मिलेगा, ये कम मिलता है, बट एनआईडी का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली and independently distributed। इसका मतलब है दोनों आपके जो भी यू आई यू जे है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये मेन आपको फोकस रखना है, यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इज properties of OLS estimators under the normality assumption, बेसिकली जो आपके सबसे पहले हेडिंग आते ही ना, चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट किया करो। इट मीन्स OLS एस्टिमेटर्स की बात हो रही है। फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग OLS एस्टिमेटर किसको बोला जा रहा है, ये सबसे पहले ध्यान करो। बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट को बोल रहे हैं हम OLS एस्टिमेटर अंडर द नॉर्मेलिटी अजम्पशन। नॉर्मेलिटी अजम्पशन अभी हमने किसके लिए है, UI के लिए, दैट UI इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो हेडिंग सबके दिमाग में क्लियर है दैट हमें प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है बीटा 1 और बीटा 2 हैट की, जब हम UI के लिए मान के चल रहे हैं कि UI फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस टाइम पे OLS एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जनरली तो हमने पढ़ ली बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की प्रॉपर्टीज़ की, क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, लीनियर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। बट एक बार यहाँ नॉर्मेलिटी अजम्पशन के बाद भी इसको वापस से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपको चीज़ें सेम लगेंगी बट फिर भी हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो जो आपके एस्टिमेटर्स हैं दे आर अनबायस्ड। अनबायस्ड बता दिया था मैंने ऑलरेडी पहले ही। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैम्पल पैरामीटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर होती है। इसका मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल पैरामीटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। ये आपका सैम्पल पैरामीटर होता है बीटा 1 हैट, ये आपका पॉपुलेशन पैरामीटर होता है। तो ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दे आर अनबायस्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है दे हैव मिनिमम वेरिएंस, दे हैव मिनिमम
वेरिएंस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपका जो बीटा 2 हैट है उससे जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो वो मिनिमम आएगा। बीटा 2 हैट के अलावा अगर आप कोई भी लेंगे तो उससे क्या आएगा, ज़्यादा वेरिएंस आएगा। फिर थर्ड थिंग इज दैट दे हैव कंसिस्टेंसी, दे हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है ये यहाँ पे समझना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है as the sample size increases, as the sample size क्या होता है n, as the sample size increases, आपका जो एस्टिमेटर्स हैं, एस्टिमेटर्स कौन, बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, आपके जो एस्टिमेटर्स हैं they converge to their true population values, ठीक है। they will converge to their true population values का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये पॉपुलेशन है आपकी और आपने इतना सा सैंपल लिया, तो यहाँ पे बीटास की जो वैल्यू है आपके बीटा 1 हैट या फिर बीटा 2 हैट की जो वैल्यू है वो बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, नहीं कह सकते। और हमें ये पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और आप सैंपल सिर्फ इतना सा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सैंपल साइज़ बढ़ाते चले जाओ, आप क्या कर रहे हो, अब आप ले रहे हो ये पॉपुलेशन है, आप इतना सैंपल ले रहे हो, ये पॉपुलेशन आप इतना सैंपल ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आप n को इंक्रीज़ करते जाओगे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कम होगा। मतलब ये जो है इट विल कन्वर्ज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू। सो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। थर्ड, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी yes, according to fourth property beta 1 hat being a linear function of, obvious सी बात है, being a linear function of ui, क्या है ये, is normally distributed। देखो जब हमारा u नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बीटा 1 हैट भी तो क्या होगा, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, अब इसकी मीन की बात होगी, दो चीज़ें तो हमें जाननी ही जाननी है, मीन और वेरिएंस। किसका मीन, बीटा 1 की बात हो रही है तो मीन ऑफ बीटा 1, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 किसके बराबर होनी चाहिए, बीटा 1 के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ ज़ीरो नहीं होगी, वो पॉपुलेशन की बात थी जब हम ui की बात कर रहे थे। यहाँ बीटा 1 हैट की मीन वैल्यू बीटा 1 के बराबर हो जाएगी और वेरिएंस किसके बराबर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर ऑफ बीटा 1 हैट भी बोलते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर साथ में सिग्मा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, वेरिएंस, अभी लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किया था, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्लियर। अब देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली आपका z फॉलो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, z डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे z का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 अपॉन सिग्मा बीटा 1 हैट। अच्छा याद रखो यहाँ पे सिग्मा है, नॉट सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा इज स्टैंडर्ड एरर, कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, याद रखना ही। और अगर इसी को ही हम स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दें, ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे इस पूरे उसमें कि बीटा 1 हैट जो है इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन बीटा 1 और वो क्या है, वेरिएंस बीटा 1 हैट। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं, z इज इक्वल टू बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट।
ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। इसको जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाता है आपका, याद रखना जहाँ पे भी स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाए ना, कोई भी चीज़ का UI का आ जाए चाहे बीटा 1 ऐड का, स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 वेरिएंस 1 होता है। बट यहाँ पे हमारा इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट ज़रूर करते हैं बट वो स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा रोल होता है इसका, इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादा रोल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 5th आपकी कहती है बीटा 2 विच इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन बीटा 2 हैट being a linear function of ui is normally distributed, ये भी क्या है normally distributed है, is normally distributed with मीन क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो डिनोट कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 हैट, और इसकी एक्चुअल पॉपुलेशन मीन बीटा 2 के बराबर होगी। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर ऑफ बीटा 2 हैट, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन कैपिटल XI वो समेशन स्मॉल XI स्क्वायर। ये क्लियर है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा 2 हैट ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन बीटा 2 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन XI स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला z इज इक्वल टू बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। स्टैंडर्ड एरर ही हमारा होता है ये, दिस थिंग इज स्टैंडर्ड एरर। आई थिंक सबको क्लियर होगी ये चीज़। हम ये फॉर्मूला और जो लास्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं व्हेन वी डू क्वेश्चंस ऑन दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर, सबसे पहले तो अच्छा इसका एक बार डायग्राम और देख लेते हैं दोनों का ही, स्टैंडर्ड नॉर्मल और नॉर्मल का। देखो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं ना, सबने पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो बेल शेप्ड होता है। कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है। अब यहाँ पे दिस इज फॉर बीटा 1 हैट एंड दिस इज फॉर बीटा 2 हैट। ये आपको पता है यहाँ से मीन वैल्यू निकलती है, तो यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट इज इक्वल टू बीटा 1, और यहाँ पे व्हाट इज दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 हैट विल बी बीटा 2। ये हमारा है, ये दोनों जो ग्राफ हैं दिस वन एंड दिस वन, दीज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर बनाना है तो देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल थोड़ा सा ना इसका पीक इस तरीके से दिखता है, फ़र्क कुछ नहीं है, अभी फ़र्क सिर्फ वैल्यूज़ का होता है। यहाँ पे दिस वैल्यू, ये जो मीन होता है, ये बीटा 1 हैट है, ये बीटा 2 हैट है, बट ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करें, 0 होती है इसकी मीन, क्या होती है, 0 होती है। और z क्या यूज़ करते हैं जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल निकालते हैं, z क्या आ जाता है, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, z का स्टैंडर्ड नॉर्मल का बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। तो हमें मेनली क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैल्यूज़ के लिए बता दिया। ये स्टैंडर्ड में ये, वो नॉर्मल में ये होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 होता है, और इसका वेरिएंस कितना होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में वेरिएंस होता है 1। जैसे कि अब मैं बोलूँ एक बीटा 1 हैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, नॉर्मल में क्या आ जाएगा, मीन क्या हो जाएगा इसका, मीन विल बी बीटा 1 और वेरिएंस ऑफ ये हो जाएगा इसका वेरिएंस, ठीक है। वहीं स्टैंडर्ड नॉर्मल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में मीन 0 हो जाती है, वेरिएंस 1 हो जाता है।
बस ये डिफरेंस है दोनों में, नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है इफ़ यू हैव दिस वैल्यू n/2 सिग्मा हैट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी दिस होल वैल्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पता होनी चाहिए, जब भी आप वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया किसका, β1 हैट का और β2 हैट का, विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसमें हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ β1 हैट माइनस β1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1 हैट, ये लगाते हैं। लेकिन जब आपकी बात आ जाए आपको निकालना है आपका जो ये सिग्मा स्क्वायर है ये किस तरीके से, या फिर सिग्मा हैट स्क्वायर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको इस तरीके से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप सबको क्लियर होगा। 7th नंबर पे आ जाता है आपके जो β1 हैट और β2 हैट है आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, independently of sigma hat square। ये आई थिंक क्लियर होगा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं β1 हैट और β2 हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मान के चलते कि आपको सिग्मा स्क्वायर जो है वो गिवन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज β1 हैट एंड β2 हैट have minimum variance, ये हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं बट हम कह रहे हैं मिनिमम वेरिएंस इन द एंटायर क्लास ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहे वो वेदर लीनियर हैं या फिर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। अभी तक हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारा जो भी मॉडल होगा इकोनोमेट्रिक्स का वो लीनियर होना चाहिए इन पैरामीटर। हम यहाँ पे कह रहे हैं β1 हैट और β2 के हैट के अलावा भी अगर हम कोई और अनबायस्ड एस्टिमेटर लेते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे ना हो लीनियर, तब भी उसमें भी β1 हैट और β2 हैट का ही वेरिएंस सबसे मिनिमम आएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कोई भी एस्टिमेटर ले लो β1 और β2 का, हमेशा β1 हैट और β2 हैट का ही वेरिएंस सबसे कम आएगा। इट मीन्स ये ही दोनों जो हैं हमें क्या देंगे, एफिशिएंट एस्टिमेटर का एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर हम पूरा ये जो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, अगर चैप्टर नंबर 4 को हम सम अप करना चाहें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में, तो हम बात करेंगे कि भाई हमने ये देखा इफ़ वी हैव दिस एज आवर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे β1 β2 xi yi ये तो सारे नॉन स्टोकास्टिक है, फिक्स्ड है। तो β2 हैट अगर हम लेते हैं विच इज़ ki yi, सो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो एस्टिमेटर है, दिस एस्टिमेटर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एस्टिमेटर है ये कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो ये डायरेक्टली बताने से पहले हमें ये इक्वेशन को पूरा ओपन अप करना पड़ेगा। जब हमने पूरी इक्वेशन को ओपन अप करा तो हमें पता चला हमारे पास सिर्फ ui आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो पहले हम देखेंगे कि ui कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो हमने ये देखा जो ui है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1।
अब UI जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। बट यहाँ पे मीन और वेरिएंस की वैल्यूज़ हम देखेंगे क्या क्या होती हैं और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या फंक्शन फॉलो करते हैं। सो बीटा 1 हमने ये देखा, जब हम बात करें बीटा 1 हैट की तो हम कह रहे हैं बीटा 1 हैट इज़ फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब जिसकी मीन क्या होगी बीटा 1 और वेरिएंस क्या हो जाएगा, जो आपका फॉर्मूला होता है बीटा 1 हैट का। वहीं बीटा 2 हैट भी आपका क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद मीन बीटा 2 और वेरिएंस इसका जो हमें फॉर्मूले में गिवन होता है वो। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए, सिग्मा हैट स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, सिग्मा हैट स्क्वायर फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना बस, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ये। फिर हमने इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ देख ली, जो कि ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ ब्लू की ही बात करती हैं कि बेस्ट है, लीनियर है, अनबायस्ड है, कम वेरिएंस है और क्या क्या फॉलो करते हैं और इनका मीन और वेरिएंस क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4।